हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचडी एजुकेशन। आज का टॉपिक है क्रिया। तो हम क्रिया के बारे में जानेंगे कि क्रिया क्या है, किसे कहते हैं क्रिया और क्रिया के भेद कितने हैं। तो अगर हम शब्द विचार की बात करें तो शब्द विचार रूप परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार के थे, जिसमें से पहला था विकारी शब्द और दूसरा था अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द के बारे में हमने जाना था कि विकारी शब्द वे हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के अनुसार अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, उसे ही हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द वे हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया आदि के अनुसार अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं, उसे ही हम अविकारी शब्द के अंतर्गत रखते हैं। तो हमने जाना था कि विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, जिसमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया थे। तो हमने संज्ञा के बारे में जाना था कि संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं संज्ञा, और संज्ञा के कितने प्रकार थे। फिर इसके बाद हमने जाना था सर्वनाम क्या है, सर्वनामों की संख्या कितनी है और सर्वनाम के भेद कितने थे। फिर इसके बाद हमने जाना था विशेषण क्या है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं और विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो हमने विशेषण के बारे में भी जाना था और पढ़ा था। फिर इसके बाद उसी के आगे हम देखेंगे कि क्रिया क्या है। तो क्रिया इसके नाम से ही स्पष्ट है कि काम का करना या होना, अर्थात किसी कार्य का करना या होना ही क्रिया कहलाता है। हम कह सकते हैं कि मनुष्य जो भी क्रियाकलाप या कार्य करता है दिन भर में, या मनुष्य सदैव कुछ न कुछ कार्य अवश्य करता रहता है, इसीलिए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, सोना, रोना आदि सारे शब्द क्रियाएं कहलाती हैं, और यही सारे कार्य क्रियाओं के अंतर्गत रखा गया है। या मनुष्य जो भी कार्य या क्रियाकलाप करते हैं उसको हम क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। हम देखेंगे कि जिन शब्दों से या जिन पदों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। हम कह सकते हैं कि जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य का करना या होने का बोध होता है, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। तो हिंदी भाषा का उद्गम, मूल भाषा संस्कृत से मानी जाती है, हिंदी का उद्गम। तो जिस तरह से हम हिंदी में क्रिया के बारे में जानते हैं, तो उसी तरह से हिंदी भाषा का उद्गम संस्कृत से माना जाता है। तो संस्कृत में हम क्रिया को धातु के नाम से जानते हैं। तो हम देखेंगे कि धातु में न प्रत्यय लगने से जो भी शब्द संरचना बनती है, उसे ही हम क्रिया के नाम से जानते हैं। तो जब हिंदी भाषा का उद्गम संस्कृत से हुआ है, तो क्रिया का भी उद्गम संस्कृत के धातु से हुआ है। इसीलिए ही हम धातु में न प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द संरचना बनती है, उसे ही हम क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे हम देखेंगे कि पढ़ में न प्रत्यय लगने से बन जाता है पढ़ना। तो पढ़ना एक क्रिया है। लिख में न प्रत्यय जोड़ने से लिखना बन जाता है, तो लिखना एक क्रिया है। इसीलिए संस्कृत के मूल धातु में न प्रत्यय जोड़ने से जो भी शब्द संरचना बनती है, उसे ही हम क्रिया के नाम से जानते हैं। तो जैसे पढ़ना, लिखना एक क्रियाएं हैं। तो इसके आगे और हम देखेंगे कि खा एक मूल धातु है और इसमें न प्रत्यय जुड़ने से बन जाता है खाना। बैठ एक मूल धातु है
और न प्रत्यय जुड़ने से बैठ में बैठना हो जाता है। पढ़ में न प्रत्यय जुड़ने से पढ़ना बन जाता है। तो खाना, बैठना, पढ़ना, लिखना आदि ये क्रिया होती हैं और इसीलिए हम इन्हें क्रिया कहते हैं। तो हम देखेंगे कि क्रिया को और कितने तरीके से या कितने प्रकार के शब्दों से बनाया जा सकता है। तो क्रिया को हम 3 प्रकार के शब्दों से बनाया जा सकता है। तो पहला है संज्ञा से भी हम क्रिया बनाया जा सकता है, धातुओं से भी क्रिया बनाया जा सकता है और विशेषण शब्दों से भी हम क्रिया को बनाया जा सकता है। तो हम देखेंगे कि संज्ञा पद से कौन कौन सी धातुएं या क्रियाएं बनाई जा सकती हैं। तो जैसे हथियाना, तो हाथ में आ और न प्रत्यय लगाकर हथियाना बन गया, इसीलिए इसे संज्ञा पद से या संज्ञक शब्द से क्रियाएं बनाई जा सकती हैं। और दूसरा उदाहरण है संज्ञा पद से, जैसे लात से लतियाना और आ और न प्रत्यय जोड़कर लतियाना बनता है। तो इसीलिए संज्ञा शब्दों से क्रियाएं बनाई जा सकती हैं। दूसरा है धातुओं से भी क्रियाएं बनाई जा सकती हैं। तो धातु में, मूल धातु में न प्रत्यय जोड़कर या आ प्रत्यय जोड़कर बनाया जा सकता है। जैसे पढ़ में न प्रत्यय जोड़कर पढ़ना बनाया जा सकता है। उसी तरह से खा में ता प्रत्यय जोड़कर खाता बनाया जा सकता है। इसीलिए इन्हें धातुओं से भी क्रियाएं बनाई जा सकती हैं और विशेषण शब्दों से भी क्रियाएं बनाई जा सकती हैं। जैसे चिकनाना, तो चिकना में न प्रत्यय लगाकर यहाँ पर चिकनाना बनाया गया, तो विशेषण शब्दों से भी क्रियाएं बनाई जा सकती हैं। और दूसरा है दोहराना, तो दोहराना में दोहरा में न प्रत्यय जोड़कर दोहराना बनाया जा सकता है। इसीलिए विशेषण शब्दों से भी क्रियाएं बनाई जा सकती हैं। तो हमने देखा कि क्रियाएं 3 प्रकार से बनाई जा सकती हैं, संज्ञा, धातु, विशेषण से बनाई जा सकती हैं। अब हम देखेंगे कि धातु कितने प्रकार की होती हैं या धातुएं किसे कहते हैं। तो धातुएं 2 प्रकार की होती हैं, मूल धातु होती है और यौगिक धातु होती है। तो मूल धातु स्वतंत्र होती हैं, जो संस्कृत के मूल धातुओं से ली जाती हैं, जैसे लिख, बैठ, हंस, ये सब संस्कृत की मूल धातुओं से ली जाती हैं। और यौगिक धातुएं वे होती हैं जो स्वतंत्र नहीं होती हैं और यह मूल धातुओं से मिलकर ही बनाई जाती हैं। जैसे लिखा, बैठा, हंसा आदि ये यौगिक धातुओं के अंतर्गत आती हैं। तो हम कुछ उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो पहला उदाहरण है राधा स्कूल जाती है। तो जाने का कार्य कौन कर रही है? राधा। तो यहाँ पर जाना एक क्रिया है और कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है। स्कूल बता रहा है उसका स्थान कि कहाँ जा रही है, तो स्कूल जा रही है। राहुल पढ़ रहा है, तो राहुल पढ़ने का कार्य कर रहा है और पढ़ना एक या पढ़ता है एक क्रिया है। मोहन खेल रहा है, तो मोहन खेलने का कार्य कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जाति, पढ़ता, खेलना, या हम कह सकते हैं कि जाना, पढ़ना, खेलना, ये सारी क्रियाएं हैं और इसीलिए हम इनको क्रिया के अंतर्गत रखा गया है। तो अब हम देखेंगे क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो क्रिया के 2 भेद माने गए हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया वे हैं जिनके साथ कर्म उपस्थित होता है, उसे हम सकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखा गया है। और जिन क्रियाओं के साथ कर्म उपस्थित होता है, क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़ता, कर्म पर पड़ता है, उसे ही हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया वे होती हैं जिनमें कर्म उपस्थित नहीं होता है और कर्ता पर निहित होता है और इसका प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता है,
और इसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, इसीलिए ही हम इसे अकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं और अकर्मक क्रिया में कर्म उपस्थित नहीं होता है। तो हम देखेंगे कि सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तब हम देखेंगे सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं हैं जिनके साथ कर्म या जिन शब्दों के साथ कर्म उपस्थित होता है उसे ही हम, या जिन क्रियाओं के साथ कर्म उपस्थित होता है उसे ही हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया का फल कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है, उसे ही हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको हम वाक्य में किसी क्रिया पद के साथ अगर क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि वाक्य में उत्तर मिलता है तो उसे ही हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़की खाना बनाती है, तो यहाँ पर लड़की करता है, खाना बनाती है तो बनाती है, बनाना एक क्रिया है, और क्या बनाती है, खाना बनाती है, क्योंकि वाक्य में क्या का जवाब मिल रहा है, खाना, तो क्या बनाती है, खाना बनाती है, तो खाना यहाँ पर कर्म है, इसीलिए इसे सकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है कोयल गाना गाती है। तो कोयल यहाँ पर करता है और गाने का काम कौन कर रहा है, कोयल करती है। तो क्या गाती है और क्या गाती है, गाना गाती है, तो गाना यहाँ पर कर्म है। और वह पत्र लिखता है, तो लिखना यहाँ पर क्रिया है। क्या लिखता है, पत्र लिखता है, तो इसीलिए इसको हम सकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखा गया है। तो हमने देखा खाना, गाना, पत्र, ये सभी शब्द कर्म हैं, इसीलिए इसको सकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखा गया है। वाक्य में प्रयोग करने पर अगर हमें क्या लगाकर प्रश्न करें, अगर उत्तर मिलता है तो हम उसे सकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। तो खाना, गाना, पत्र सकर्मक क्रिया हैं। तब हम देखेंगे कि सकर्मक क्रिया दो प्रकार की थी। तो पहली थी एक कर्मक क्रिया और दूसरी थी द्विकर्मक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया वे हैं जिन क्रिया के साथ एक कर्म उपस्थित होता है उसे ही हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लता खो खो खेल रही है, तो लता खेल रही है और खेलना एक क्रिया है। क्या खेल रही है, खो खो, तो खो खो यहाँ पर कर्म है, एक कर्म उपस्थित है। श्याम पत्र लिखता है, तो श्याम लिखता है और लिखना एक क्रिया है। तो क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है और पत्र एक कर्म है, तो यहाँ पर खो खो, पत्र एक एक कर्म उपस्थित है, इसीलिए इसमें एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत रखा गया है। और इसको पहचानने के लिए हम वाक्य में क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर अगर उत्तर हमें मिल जाता है तो उसे ही हम सकर्मक क्रिया या एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। तो हम देखेंगे द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया वे हैं जिन क्रिया के साथ एक या एक से अधिक कर्म उपस्थित होते हैं, उसे ही हम द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखा गया है। जैसे राधा ने पिताजी को पत्र लिखा, तो राधा यहाँ पर करता है और पिता को यहाँ पर एक कर्म है और पत्र भी एक कर्म है और भेजना एक क्रिया है। तो यहाँ पर पिता को और पत्र ये दोनों दो कर्म उपस्थित हैं, इसीलिए हम इसको द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखा गया है। मोनिका को पिताजी ने मिठाई दिया, तो मोनिका यहाँ पर कर्म है। पिताजी यहाँ पर एक करता है और दिया, क्या दिया, मिठाई दिया, देना एक क्रिया और मिठाई यहाँ पर कर्म है, क्योंकि वाक्य में जवाब क्या का मिल रहा है कि मिठाई दिया, तो इसीलिए इसमें दो कर्म उपस्थित हैं। जैसे पिता को और पत्र,
मोनिका को और मिठाई, इन दोनों वाक्यों में दो दो कर्म उपस्थित हैं, इसीलिए इनको द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया वे हैं जिनमें एक कर्म उपस्थित हो, एक कर्मक क्रिया और जिनमें एक से अधिक कर्म उपस्थित हों, उन्हें ही हम द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। तो हम देखेंगे नेक्स्ट अकर्मक क्रिया कि अकर्मक क्रिया क्या है और किसे कहते हैं। तो अकर्मक क्रिया वे हैं जिनके साथ कर्म उपस्थित या जिन क्रियापद के साथ कर्म उपस्थित नहीं होता है, उसे ही हम अकर्मक क्रिया कहते हैं और इसका प्रभाव कर्ता में निहित होता है या कर्ता पर पड़ता है, इसीलिए इसे अकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखा गया है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस क्रिया का होना या करना कर्ता में निहित होता है, उसे ही हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। या जिस क्रिया का होना या करना कर्ता में निहित हो रहे और कर्ता के साथ कर्म न उपस्थित हो, उसे ही हम अकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। जैसे राम दौड़ता है तो राम यहाँ पर करता है और दौड़ने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो दौड़ना एक क्रिया है। राधिका जाती है तो राधिका जाने का कार्य कर रहे और इसका जो प्रभाव है या कर्ता जिसमें निहित है, तो इसमें कर्ता निहित है, इसीलिए इसे अकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखा गया है। तो दौड़ना या जाना, या दौड़ता है, जाता है, हंसना, रोना आदि ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। या हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में या क्रियापद के साथ क्या, किसे, किसको वाक्य में या प्रश्न लगाकर किसी क्रियापद के साथ प्रश्न लगाकर अगर जवाब नहीं मिलता है या उत्तर नहीं मिलता है, तो उसे ही हम अकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। क्योंकि राम दौड़ता है तो क्या दौड़ता है, इसमें क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसको अकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखा गया। राधिका जाती है तो क्या जाती है, इसीलिए इसमें कर्म उपस्थित नहीं है या क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसको अकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखा गया है। कुछ क्रियाएं सदैव अकर्मक होती हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त तो कुछ क्रियाएं सदैव अकर्मक क्रियाएं होती हैं, उसे ही हम अकर्मक क्रिया, जैसे आना, जाना, बैठना, उठना, रोना, सोना, दौड़ना, हंसना आदि सारे शब्द अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।